सप्ताह के व्यक्तित्व कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे अमिताभ दत्ता जी के साथ में। अमिताभ जी, ये कार्यक्रम हम करते हैं ऐसे व्यक्तित्वों के साथ, ऐसे व्यक्तियों के साथ, ऐसी पर्सनैलिटीज़ के साथ जिनके बारे में हमारे को ये लगता है कि वो समाज को प्रेरणा दे सकते हैं, ऊर्जा दे सकते हैं, लोगों में कुछ करने की तमन्ना पैदा कर सकते हैं। और इसलिए आज बहुजन संवाद ने आपको आमंत्रित किया है। आपका बहुजन संवाद के इस सप्ताह के व्यक्तित्व कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे साथ में अमिताभ दत्ता जी हैं। अमिताभ दत्ता जी बचपन से ही समाजवादी आंदोलन के प्रभाव में रहे हैं। आपके पिताजी फ्रीडम फाइटर रहे, सोशलिस्ट मूवमेंट के बंगाल के बड़े लीडर रहे और इसलिए लगातार जो है युवाओं के बीच में समाजवादी विचार को प्रचार-प्रसार करते हुए और फिर कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत हुई और उसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका आपने निभाई है। तो बंगाल के अंदर एक प्रेस्टिजियस स्कूल भी और लॉ कॉलेज भी आप उसका संचालन करते हैं। इसके अलावा सामाजिक गतिविधियों के अंदर आप बहुत सक्रिय हैं और पॉलिटिक्स के अंदर भले ही यहाँ पर लोग बाहर से जानते हों कि एक लेफ्ट है और एक ममता है, एक कांग्रेस है, लेकिन यहाँ पर समाजवादियों को लीड करने का काम अमिताभ दत्ता जी करते रहेंगे। अमिताभ दत्ता जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला हमारा एक प्रश्न जो सभी से रहता है वो ये कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई? माता-पिता आपके किस पृष्ठभूमि के रहे और आपने प्राथमिक शिक्षा जिन जगहों पर, जिस स्थान पर आपने प्राप्त की, वहाँ के बच्चों के साथ में, मतलब आपके सहपाठियों के साथ में क्या कोई संबंध अभी आपका है? क्या कोई शिक्षकों के बारे में कुछ आपको याद है? जी, अमिताभ जी। पहले आपको अब सबको मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप हमें चुने हैं और आज मौका दिए हैं आपके सामने बात करने का और ये चैनल के माध्यम से लोगों के पास हम रह सकते हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं बंगाल में हावड़ा में रहता हूँ। ये हावड़ा में ही मैं पैदा हुआ हूँ। हावड़ा मतलब कलकत्ता में पैदा हुआ हूँ और हावड़ा में ही मैं बड़ा हुआ हूँ। मेरा बहुत संक्षेप में यही लोकल जो स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल में मैं पढ़ा हूँ। उसका नाम है हावड़ा जिला स्कूल। एक समय में गवर्नमेंट के स्कूल हिसाब से, पहले गवर्नमेंट का स्कूल बहुत अच्छा चलता था, गवर्नमेंट वाला। तो इसी स्कूल में मैं पढ़ा हूँ क्लास 12 तक। उसके बाद मैं बीएससी किया हूँ। उसके बाद इंजीनियरिंग की, जो नागपुर में उसका नाम था वीआरसीई, अभी एनआईटी वीएनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना है वो। हम तो आरईसी में पढ़े, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए। उसके बाद हम कुछ डिप्लोमा भी किए हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, मैनेजमेंट और कंप्यूटर साइंस के ऊपर। तब पहले कंप्यूटर आया था और उसके बाद हावड़ा में ही हम वापस आ गए। यहीं पर हम बीच में थोड़ा 2.5-3 साल हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी काम किए हैं और स्टूडेंट लाइफ से मैं राजनीति कर रहे थे बीच आप में। बहुत आगे बढ़ गए हैं। मेरा स्पेसिफिक प्रश्न बचपन को लेके था, बचपन की कुछ यादों को लेके और था, बचपन के कुछ सहपाठी पिताजी, या टीचर्स को लेके था। यही है, पिताजी मेरा समाजवादी नेता थे, लॉयर थे। माँ स्कूल टीचर रही है। यही है पूरा कहानी। हम बचपन में हावड़ा में ही बिताए हैं पूरा बचपन। उसके बाद थोड़ा कॉलेज लाइफ इधर उधर हो गया, नौकरी पेशा भी इधर उधर था। कोई आप शिक्षक हैं जिनको आप याद करना चाहेंगे, बिल्कुल। जिनका एक एक आपके ऊपर एक असर पड़ा हो? क्योंकि स्कूलिंग के समय के जो टीचर्स रहते हैं उनकी जो एक किस्म की ट्रेनिंग रहती है, उसका असर पूरे जीवन भर रहता है। अगर आप कोई शिक्षक को याद करना चाहें, कोई गुरुजी को। हमारे स्कूल कॉलेज सबका ही बहुत टीचर हमारे ऊपर बहुत असर रखा है। मैंने बहुत याद भी करता हूँ। और जैसे हमारा एक प्राइवेट ट्यूटर था, वो हमको बहुत इन्फ्लुएंस किए उस समय। बचपन में जब मैं 7-8 में पढ़ता था, वो हमें इंडोनेशिया के बात करते थे पूरा दुनिया के बारे में। स्कूल का टीचर जो थे
तब तो स्कूल में मतलब बहुत टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता बहुत गहरा होता था। तो वो भी हमको खूब इन्फ्लुएंस करते थे, इतिहास के कहानी बताते थे, क्लास में भी बाहर में भी बैठा के। मतलब राजनीति के साथ नहीं है, लेकिन सामाजिक हो, आदर्श हो, बहुत बात करते थे। कॉलेज में जी भी जी। टीचर का कॉलेज के अंदर, कॉलेज में जब आप गए जी तो कॉलेज के कोई टीचर्स को, कॉलेज के आपके साथ पढ़े हुए कुछ स्टूडेंट्स हों जिनके साथ आज भी आपका संपर्क हो, जो आपके क्लोज फ्रेंड्स रहे हों, जिनके बारे में आप शेयर करना चाहें? जैसे स्कूल के बारे में, मेरा तो एक मित्र है, हमारा सब स्कूल का जितना मित्र थे हम लोग एक साथ पढ़ते थे, करीब 90% के साथ कांटेक्ट है, 90 के ज़्यादा भी हो सकता है। और कॉलेज में भी जो नज़दीकी के स्टूडेंट थे उसके साथ है। स्कूल में एक मज़ेदार याद है, हमारा साथ पढ़ते थे वो तो, उस समय वो मतलब बहुत दिमाग उसका इतना गर्म हो जाता था कोई काम में। कोई टीचर, वो भी हमारा खूब नज़दीक के था, तो खूब मतलब इंटरेस्टिंग कहानी है। एक दिन वो टीचर उसको, अब पहले टीचर खूब मारते थे, आजकल का तो मारते नहीं है टीचर, हम खूब मार खाया टीचर से, खूब मारते थे, निकाल देते थे, नील डाउन कर देते थे। स्कूल में ये हर वक्त होता था, हर क्लास में ही कुछ इतना होता था। टीचर आए और ना पीटे, ऐसा तो असंभव है, ये हम लोग कभी नहीं। तो एक दिन एक टीचर खूब पीटा, जो टीचर के साथ अभी भी हमारा संपर्क है और दोस्त तो हमारा ये है, अभी भी है। टीचर भी अभी अराउंड 90 साल के उम्र के हो गए हैं, लेकिन है, अभी भी बात होता है। तो टीचर जब छुट्टी के बाद टीचर चल रहे घर जाने के लिए, वो स्टूडेंट पूरा एक ईटा लेके उसके पीछे दौड़ना शुरू की। तो टीचर भी दौड़ना शुरू किए रास्ते के ऊपर, और स्टूडेंट जो हमारा मित्र था वो भी उसके पीछे पीछे, तब क्लास 10 में पढ़ते थे शायद हम लोग। तो वो घुस गए कोर्ट के भीतर, हमारा स्कूल के बाजू में कोर्ट थे, हावड़ा कोर्ट, कोर्ट में घुस गए। तो हल्ला मच गया, टीचर दौड़ रहे कोर्ट के भीतर और पीछे पीछे वो दौड़ रहा है एक बड़ा ईटा लेके, वो चिल्ला रहे हम उनको मार ही डालेंगे, मार ही डालेंगे। तो जो भी हो तो हो गया, तो टीचर छुप गए, वो भी चले आए। अगले दिन तो बड़ा हंगामा हो गया स्कूल में, सस्पेंड कर दिया, उसको निकाल दिया देगा हेड मास्टर। तो लड़का जाके बोला नहीं, हम तो उसके पीछे नहीं भगाए, कुत्ता था, हम उसको, कुत्ता को मारने के लिए गए थे, सर डर से भागे। तो ये भी बड़ा मतलब कुछ दिनों का, 5-7 दिन का याद है अभी घटना, मतलब छोटा है लेकिन मजेदार घटना है। तो ये भी बहुत जी जी बवाल हुआ था। जी जी। जो अमिताभ सब जी, लोग, आप से मैं उसके कॉलेज के समय में आप किसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े क्या, या किसी हाँ, सामाजिक संस्था के साथ आप जुड़े क्या? हम इंडिपेंडेंट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े थे, और नागपुर में। तो नागपुर में हम उसका स्टूडेंट एक्शन कमेटी का भी चेयरमैन रहे हम। तो उसी समय वो तो हाई एजुकेशनल डेज था, मैं अर्ली 80s के बात कर रहा हूँ, जो उसे मैं आपका रैगिंग के, मैं उसका रैगिंग का सरनजूक कहता हूँ। जो रैगिंग हमारा खूब हुआ, हम भी खूब रैगिंग तो करते थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है अभी। तो एडमिनिस्ट्रेशन भी एक्शन लेते थे, निकाल देते थे स्टूडेंट को, और घेराव हो जाता था। फिर वहाँ नागपुर में सब इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज लेके बड़ा हंगामा हुआ उस समय। तो उसको यूनिवर्सिटी में एटीकेटी रूल था, अलाउड टू कीप टर्म्स, मतलब कोई लड़का एकदम फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो गया, वो अंतिम सेमेस्टर तक भी वो फर्स्ट ईयर का बैकलॉग लेके जा सकते थे। इसको कहता था एटीकेटी। तो यूनिवर्सिटी ने रद्द कर दिए पूरा यूनिवर्सिटी, उसके ऊपर स्टूडेंट स्ट्राइक हो गया, करीब 1 महीना स्ट्राइक रहा। हम लोग भी स्ट्राइक में थे, और मैं इत्तेफाक से स्टूडेंट एक्शन कमेटी का चेयरमैन भी बन गया। तो ये सब चलता था, एजिटेशन होता था, लेकिन नॉन पॉलिटिकल। तब पॉलिटिक्स बंगाल में जैसे स्कूल कॉलेजों में पॉलिटिक्स होता है, बाहर तो होते नहीं थे। अभी भी जो होता है कब होता है, जहाँ जहाँ होता है वहाँ होता है। तो उसी में थे। फिर तो आपने वेलफेयर, प्रोफेशनली, आपने जो पढ़ाई किया उस
प्रोफेशन के अंदर आप आगे नहीं गए, प्रोफेशनल आपने एक तरीके से स्कूल को संभाला, आप समाजवादी आंदोलन के साथ जुड़े, तो ये दोनों को मैं अलग अलग जानना चाहूँगा कि आप कैसे एजुकेशन से जुड़ गए, कैसे स्कूल के साथ में आप जुड़ गए, और किस तरीके से आप सोशलिस्ट मूवमेंट के साथ जुड़े। डॉक्टर साहब, आपको भी थोड़ा जानकारी है क्योंकि आप भी उसी समय से आपके साथ हम जुड़ गए थे। तो स्टूडेंट लाइफ में तो हम फैमिली के तहत इमरजेंसी के समय जब वो हुआ था मेरा पिताजी, तो घर से भग गए थे, उस समय भग गए थे, भगे हुए थे। कई सारे नेता वर्कर भी हमारे घर में आते थे, रहते थे इमरजेंसी के समय, बड़े बड़े नाम है बाद में। तो हम भी जुड़ गए थे उसी समय। हम इमरजेंसी के समय जब हम स्टूडेंट थे स्कूल में, तब हमारा काम यही था, एक लिफलेट छपा जाता था हमारा घर में, दूसरे जगह में, सब बंगाल में, कलकत्ता, हावड़ा में सब नेताओं के पास हम पहुंचाते थे। सुबह साइकिल लेके, जैसे पहले सब देते थे, स्टूडेंट देते थे, पहले तो प्रोफेशनल नहीं देते थे, स्टूडेंट लोग सुबह न्यूज़पेपर हॉकिंग करते थे, हॉकरी करते थे, उसे हम भी पोजिंग एज हॉकर हम भी लेके हर जगह पहुंच जाते थे। 10, 15, 20 किलोमीटर सुबह साइकिल चलाते थे, किसी का संदेश किसी के साथ पहुंचा देते थे। ऐसे हम पकड़ भी गए थे, हमको जेल में भी ले गया था, लेकिन छोड़ दिए। उस समय हावड़ा का एसपी थे, हम उसका नाम याद है, प्रकाश भट्टाचार्य। वो आके हमको पूछे, तुम कौन क्लास में, तुम्हें बच्चा लड़का हो, कौन क्लास में पढ़ते हो? मैं बोला, सर मैं क्लास 9 में पढ़ता हूँ। और कौन स्कूल में पढ़ते हो? मैं बोला, मैं हावड़ा जिला स्कूल में पढ़ता हूँ। बोले, अरे इसको क्यों पकड़ा हो, तो डीएम बनेगा। हमको अभी भी याद है। तो जब मैं पास करके आया था, तो मैं उस समय पुलिस का ऑफिशियल के साथ भी जाके मिले थे। मेरा पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट जब हुआ था, हम गए थे, मिले थे, तो जुड़ गए थे। फिर हम सोचे नहीं पॉलिटिकल पार्टी में आएंगे हम, तो उसके बाद यूपीएससी करके हम गए थे। हम डिफेंस में नौकरी, पहले कुछ दिन हमने कोई कॉलेज में लेक्चररशिप लिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज में कलकत्ता में, पर यूपीएससी क्रैक करके डिफेंस में गए थे, लेकिन नौकरी हमको कुछ आया नहीं। वो भी बड़ा कहानी है डॉक्टर साहब। अगर आप उस कहानी में से कुछ हिस्सा शेयर करना चाहें, अगर आपको लगता है नहीं, कि हम वो। गए थे इलाहाबाद में, तब मैं डिफेंस में था इलाहाबाद में। तब वीपी सिंह जी वहाँ चुनाव लड़ रहे थे। उस समय वो राजा नहीं है फकीर है, देश की तकदीर है, ये नारा उठा। वो आपका हरा फेट्टी लगा के देवीलाल जी का फौज मोटर बाइक में सवार होके, तब मैं ट्रेनिंग में था इलाहाबाद में, ट्रेनिंग कैंप में। हमको याद है, शायद उसी समय कुंभ मेला भी चल रहा था, हम लोग ट्रेनिंग के बाद घूमते थे। तो राजनीति में इसे खून का तकलीफ है डॉक्टर साहब, बड़ा कमिटमेंट हो ना हो, राजनीति ऐसा चीज है, एक बार मतलब मैं इसको खून का तकलीफ समझता हूँ। अगर लग जाता है तो पॉलिटिक्स खींचता है। तो हमने सोच लिया हम इस्तीफा दे देंगे, नौकरी हमको अच्छा नहीं लगता है। तो सचमुच हमने इस्तीफा, किसी से कोई बात नहीं की, चर्चा नहीं की। हम ले गए, कलकत्ता आने के बाद हम चले गए हमारा डिपार्टमेंट में, जाके इस्तीफा दे दिया। हमारा जी डिफेंस में था, कॉर्नल थे हमारा ऊपर वाला, जो हम लोग सिविलियन, हम तो सिविलियन थे, हम लोग टेक्निकल कैडर होते थे। तो बोला, आप 3 महीने का छुट्टी ले लो, आपकी इस्तीफा दे रहे। अब तो तब वापस आके पोस्ट ऑफिस से पोस्ट कर दिया, हो गया हमारा। फिर 6 महीना लगा हमको एक्सेप्ट होने में, और रिलीज लेटर भी दिया। जैसा पीवीआर होता है घुसने के समय, डिफेंस में नौकरी छोड़ने के समय भी होता है, छोड़ दिया। उसके बाद हम सोशल एक्टिविटी में थे, और आप ही ने ही इंस्ट्रूमेंटल हमको तब युवा शक्ति अभियान में ले आए थे, उसे बीपी सिंह जी का युवा शक्ति अभियान था। तो हम तो सोचे नहीं था हम राजनीति में आएंगे। और स्कूल में हमारा घर के नीचे, अपने घर के नीचे, हमारा पिताजी बच्चे को पढ़ाने के लिए कुछ छोटा सा, मतलब 3-4 रूम में, जैसा पहले होता था ना, कुछ पढ़े लिखे लोग समझते थे जो भाई बच्चे को पढ़ाओ, तो कोई कमर्शियली तो हम सोचे नहीं, तब भी नहीं सोचे थे। लेकिन आज आपके साथ शेयर कर लेते हैं। जब मैं सोचा था चलो हम तो स्कूल को भी पढ़ाते हैं, एक
बात आज आपके सामने मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं पढ़ाना मुझे अच्छा लगता था, और दूसरी बात है मैं नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से गए थे ना, बांग्ला मीडियम में पढ़े वर्नाकुलर। जब इंजीनियरिंग कॉलेज में गए तब इंग्लिश और हिंदी ये दो भाषा हम सीखे, अपने हिसाब से सीखे। जो ऑल इंडिया में बातचीत करना है तो हिंदी, और ऑल इंडिया हिंदी में, और इंग्लिश भी इट इज नो वॉल्यूशन, इट इज कंपल्सन, हमको इंग्लिश सीखना है। और तब एक छोटा सा स्कूल इंग्लिश मीडियम में प्राइमरी स्कूल खुले थे पिताजी, हम सोचे भाई वहाँ दो चार करके क्लास भी ले तो इंग्लिश भाषा हमारा चलते रहेगा, नहीं तो दोस्तों के साथ घर में कुछ इंग्लिश तो बात करते नहीं थे। तो ऐसे ही हम बाय डिफॉल्ट स्कूल के साथ जुड़ गए। जब हम सीरियसली स्कूल के लिए सोचे तो लोहिया जी का कपलेट हम दिमाग के रखे, जो हम उस समय बहुत कपलेट चलते रहता था, पूरा यूथ तो उसी के ऊपर बात करके लोहिया जी का और जयप्रकाश नारायण, ठीक है। खुले दर्जा सस्ते शिक्षा लोकतंत्र के ही परीक्षा, ये लोहिया जी कहते थे। खुले दर्जा मतलब दरवाजा खुले हो, और सस्ते शिक्षा मतलब एडुकेशन बहुत कॉस्टली, प्राइवेट एडुकेशन अभी भी तो बहुत कॉस्टली है, तब भी बहुत कॉस्टली था। तो हमने सोचा बच्चे को भाई खुले दरवाजा दिया जाए, हर किस्म के लोग, वो मतलब आपका बाप क्या है, माँ क्या है, ये सब छोड़ के जो हर समाज के हर वर्ग के लोग, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, बड़े बेटा छोटे बेटा, शिक्षित अशिक्षित, एडुकेशन सबके लिए खोल दिया जाए। जैसे हम लोग का सोच था उस समय, डीएम एसपी एमपी एमएलए सबका दरवाजा खुले हो, आम जनता से कांटेक्ट रहे, स्कूल कॉलेज का भी होए, और विद इन लिमिट। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, मेरा तो पैसा नहीं लगा, और बाद में हमको स्कॉलरशिप भी मिल गया था, वो अलग बात है। लेकिन पैसा के अभाव से कोई बच्चा ना पीड़ित हो जाए, उसका पढ़ाई बंद हो जाए, तो ये भी अभी भी है। अभी हम लोग जितना 12-14 स्कूल कॉलेज चलाते हैं, कोई एक डोनेशन नहीं है। जी, मैं वही वही आपसे मैं जानना चाह रहा था कि आपने बढ़ाने का काम आपने किया, तो वो आज किस मुकाम के ऊपर पहुंचे हैं, कहाँ पर स्कूल्स हैं, कितने स्कूल्स हैं, वहाँ पर किस तरीके की एक तरीके से सुविधा गरीबों के बच्चों को दी जाती है, या जो जरूरतमंद हैं जो नहीं पढ़ पाते उनके लिए किस तरीके का वहाँ पर आपने कुछ प्रबंध किए हैं। जो भी कुछ आप शेयर करना चाहें, अपने इंस्टीट्यूशंस के नाम आप शेयर करना चाहें, वहाँ के नहीं प्रोविजंस आप वो शेयर करना चाहें। नहीं वो तो ठीक है। देखिए हमने कोशिश की है, ये कर दिया है, ये बात करने का कोई मौका हम यूज नहीं करते हैं, करेंगे भी नहीं, क्योंकि कोशिश जारी है। हमारे यहाँ सबसे हमारा गर्व की बात है, मेरा मैं एक दिन एक टेलीफोन आया मेरे पास, कोई जर्मनी से कोई लड़की, मतलब कोई औरत हमको फोन की है, और हमको इंग्लिश में, ऐसे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हम समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं तो यूज नहीं हूँ बट अमेरिकन इंग्लिश से। तो मुझे समझ में आया कोई हमारे कोई स्टूडेंट नासा में ना केवल उसका मतलब बड़े पोस्ट में चले गए, वो नासा का स्पोक्स पर्सन भी बनी है कोई लड़की हमारा। वो उसको पूछा गया था जो तुम्हारा स्कूलिंग कैसे, जैसे आप पूछ रहे हैं तुम्हारा स्कूलिंग, आपका स्कूलिंग कहाँ हुआ, तो वो जब हमारे स्कूल के नाम बोले तब वो इंटरनेट से हमारा नंबर निकाल के हमको फोन किए, हम हमारा इंटरव्यू लेना चाहती है। तब मुझे पता चला जो वो लड़की चली गई नासा में, और उसका वो हो गया। नहीं, आप सुनने में आपको थोड़ा आश्चर्य होगा, वो लड़की एक मार्जिनल फैमिली से है, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास नहीं, मार्जिनल फैमिली। और उसका पिताजी को हम बहुत अच्छा जानते हैं, हमको दादा दादा कहते हैं, बंगाल में तो सब दादा कहते हैं ना, दादा कहते हैं हमको। उसका पिताजी, मैं शेयर कर लेता हूँ आपके साथ, वो कार ड्राइवर है, गाड़ी चलाते हैं, प्राइवेट गाड़ी चलाते हैं, मतलब कमर्शियल। तो इट वाज मतलब हमारा समझता हूँ मैं, अगर आप समाजवादी अगर आप सोचे तो मैं समझता हूँ, मैं खुद को समाजवादी नहीं कहता हूँ,
डॉक्टर साहब, मैं आप जानते हैं, क्योंकि मैं समाजवादी को देखा हूँ, जो मेरा पिताजी को मैं समाजवादी मानता हूँ, वो होटल में भी खाना नहीं खाते थे, मतलब मैंने कट्टर है, और हर विषय में लड़ जाते थे। मतलब समाजवादी तो लोहिया सोशलिस्ट का जो है, मतलब जी, कहीं हम भी लोग जी, जी, जी। मुझे लगता है कि हम लोग जो है हमारा जो ये सवाल था आपसे कि शिक्षा को लेकर के मैं उसमें और मैं आगे इसी में बढ़ता आ हूँ जाता हूँ, और इसी में आ उसमें जाता हूँ। मैं क्योंकि डायवर्शन हो जाएगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी। मैं ये नहीं चाहता हूँ डाइवर्शन नहीं, कि मैं उसमें आ जाता हूँ। तो उसी जी, में मैं मुझे लगता है शायद मैं समाजवादी का काम किया, शायद शायद एक लड़का 2 साल पहले हमारा ऑल इंडिया सेकंड हो गया, जो स्कूल में मतलब सबसे कम ट्यूशन फी है बंगाल में, जितना स्कूल कॉलेज है। मेरा अभी 6 स्कूल चलते रहता है, करीब 10,000 स्टूडेंट है स्कूल में, हावड़ा शहर में 10,000 सब मिला के। तो उसी में ये स्टूडेंट में आपका 1 पैसा डोनेशन नहीं, आपका कोई हिडन फी नहीं है, कोई कैपिटेशन फी नहीं है, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में लेते हैं हम, किसी को कुछ नहीं है। उसी में अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, और लड़कों को हम समझाते हैं, देखो तुम जो भी काम करो, हम पर्सनली उससे बात करते हैं, लेकिन एक बात करना, जो समाज से तुम उठे हो उस समाज को कभी भूलो मत, हैं? जो स्टैंड बाय योर सोसाइटी, आपका समाज के पास, जैसे आपका परिवार के, आप विदेश चले जाओगे, अमेरिका में चलेगा, वाइन डाइन आपका अलग जिंदगी होगा, लेकिन आप जो भी करो, आप ईमानदारी के साथ, इस देश में बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े लॉयर का जितना जरूरत है उससे ज्यादा जरूरत है अच्छा, ईमानदार, देश प्रेमिक, पेट्रियट, जो देश के, जो पार्टी में तुम शामिल हो जाओ, जो करो, लेकिन देश के लिए, जनता के लिए। मैं समझता हूँ समाजवादी होने का अगर थोड़ा बहुत कुछ बचा जी, हुआ जी, है। जी। मैं आगे बढ़ता हूँ। आपको आप पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं, आपको कोई किताब ऐसी जिसने आपको प्रभावित किया, कोई विचारक ऐसे जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, जो आप शेयर करना चाहें? देखिए, कभी तो हम वोसिफेरस रीडर थे, मतलब दिन में मैं बाथरूम में जाके भी किताब पढ़ते थे, मैं बस में नहीं चढ़ते थे, कलकत्ता में ट्राम में चढ़ते थे किताब में। तो मार्क्सिया किताब, दास कैपिटल, ओरिजिन ऑफ द फैमिली, मेरा स्टूडेंट लाइफ में ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, जो एंजल्स के लिखा हुआ, मुझे बहुत प्रभावित किया। उसके बाद स्वामी विवेकानंद का एक किताब था, जो विवेकानंद फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, वो किताब मुझे खूब प्रभावित की। उसके बाद बांग्ला में बहुत नॉवेल, बढ़िया, मतलब शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, फॉरेन राइटर का भी कुछ प्रभावित किए। और सबसे ज्यादा अंतिम में हमारा लाइफ में जो किताब हमें सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है, वो पॉलिटिकल किताब नहीं है, वो स्वामी परमहंस योगानंद जी का लिखा हुआ किताब है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए जोगी। वर्ल्ड सेलर बुक है। लोहिया जी का तो पहले किताब ऐसा मिलता नहीं था, हमारा यहाँ जो मिलता था छोटा छोटा, सब एक एक विषय के ऊपर, वो तो हम खुद भी ट्रांसलेट किए हैं बांग्ला में। कई किताब हमने यहाँ लोहिया जयप्रकाश स्मारक समिति के नाम से उसमें बुक फेयर में करते थे, अभी भी करते हैं, उसका किताब हम तो चलाते रहते हैं, उसका संगोष्ठी करते हैं। बहुत सारे किताब, जी, जी। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल, मैं बहुत जल्दी किताब से इन्फ्लुएंस्ड हो जाता हूँ, बहुत जल्दी। किसके नाम ले, दो जी, चैप्टर का नाम लिया है। जी। मैं ये भी आपसे जानना चाहता हूँ, आप जो है पब्लिक लाइफ में हैं बहुत समय से, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में आपका रिश्ता रहा, जनता परिवार के साथ में आपका रिश्ता रहा, समाजवादियों से रिश्ता रहा। किस लीडर ने आपको सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया? आपको लगता है कि इन्फ्लुएंस, मेरा मतलब व्यक्तिगत इन्फ्लुएंस की बात नहीं है, लेकिन आपको लगा कि नहीं, लीडर हो तो ऐसा होना चाहिए। एक किस्म की जो पर्सनैलिटी किसी लीडर की आपको ऐसी लगी हो, ज़रूरी नहीं है कि वो समाजवादी विचार का ही नेता हो, जो भी आपको लगा हो कि भई लीडर हो तो ऐसा हो। हम समाजवादी नेता से ही हम नजदीक में हम देखे हैं,
बचपन में एक नेता को खूब नजदीक से हम देखे हैं, बहुत सारे दिन देखे हैं। तो तब राजनीति का चर्चा तो उनके साथ कभी होता नहीं था, कभी किए भी नहीं। मैं कर्पूरी जी को देखा, कर्पूरी ठाकुर हमारा घर में थे बहुत सारे। उसका जीवन यात्रा हमको बहुत प्रभावित किए। कोई इतना सिंपल, और लोगों के साथ वो जब चीफ मिनिस्टर बने तब भी हमको, हमें चिट्ठी लिखते थे। मतलब वो चिट्ठी है अभी हमारे पास है, व्यक्तिगत रूप से हम तुम्हारा बात याद रखते हैं, ये करते हैं। क्योंकि तब पिताजी तो नहीं थे, माँ भी स्कूल में जाती थी। मैं उनके लिए खाना पकाता था, फिर चाय बनाते थे, उसके लिए कपड़ा धो के देते थे घर में। तो ऐसा रिश्ता हो गया था। बाद में मालूम पड़ा, समझ में आए, क्योंकि इतना बड़ा आदमी और वो कितना सिंपल सरल है। तब समाजवादी लोग ऐसे ही होते थे। जब बहुत सारे नेता का समाजवादी हम नाम ले सकते हैं, जैसे रवि राय जी है, समरेंद्र कुंडू, जो आते थे रात भर एक साथ जगते थे, बात करते थे। हमको याद है अभी भी। तो हम लोग तो तब कैंप होता था, जो पॉलिटिकल कैंप नहीं है, मतलब एक एक मुद्दे के ऊपर करते थे। फिर मधु दंडावते भी थे, जब हम देखे, लेकिन बहुत नजदीक से मधु जी को हम नहीं देखे। लेकिन ठीक था। बाद में मैं दूसरे पार्टी का, मैं ममता बनर्जी को मतलब अपोजिशन लीडर के हिसाब से देखा हूँ। तो मैं अभी भी कहता हूँ, एज अपोजिशन लीडर शी इज द फाइनेस्ट परहैप्स। मैं नजदीक से देखा हूँ। तो मैं तो उसके साथ एक महीना, 1.5 महीना भी रहा हूँ कैंपेन में, पंचायत कैंपेन में। मैं एज अपोजिशन लीडर, मैं एज चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के ऊपर कोई टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एज अपोजिशन लीडर शी वॉज फैंटास्टिक। मतलब बड़े नेता का बात मैं कर रहा हूँ, मैं नजदीक से देखा हूँ। अगर आप पूछते हैं, मतलब उनका भी अपना जीवन शैली, उसका, और जैसा वो सिद्धांत लेते थे। कोई क्राइसिस में एक आदमी को पहचान जाता है, जो क्राइसिस में हो क्या रिएक्ट करते रहते हैं। तो फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, बहुत प्रभावित हुए। और एक नेता का छत्र छाया में हम रहे, उनके नाम तो हमको करना ही चाहिए, हमेशा हम याद करते हैं। वो है शरद यादव जी। हाँ, तो बहुत क्राइसिस के समय, उसका व्यक्तिगत क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, वो उसका देखिए, सब लोगों को प्लस माइनस पॉइंट तो है, लेकिन सबको जोड़ के रखने का एक जगह तो था उनके भीतर, सबके साथ रह के सबको जगह दे के। यही बात मैं कर सकता हूँ। और जी बंगाल में एक नेता भी इन्फ्लुएंस किए थे, हम याद कर ले, आप पूछे हैं, प्रोफेसर समर गुआ। जी बड़े नेता थे बिल्कुल। और बहुत। सत्येंद्र राय चौधरी भी थे। ये सबसे बड़प्पन ये था ना, ये सब लोग सामने वाले को छोटा तुच्छ है, कुछ नहीं है, हम बहुत बड़ा आदमी है, आप लोग कोई नहीं है, ये कतई नहीं समझते थे। मतलब ये एक अलग जमाना था। मतलब सब लोगों को, मतलब बच्चा है, कम उम्र का है, लेकिन बोलो तुम बोलो। दिनेश दास गुप्ता थे बंगाल में, हैं, हमेशा हमको बोलते थे, बापी तू बंगला में है, तू कुछ बोल, तू कुछ बोल, तू कुछ बोल। हम क्या बोला, हम तो सुनने के लिए आए हैं। और एक नेता भाजपा का, बढ़िया ओरेटर थे भाजपा का, तब तक भाजपा नहीं था, जनसंघ था उसका, बंगाल में हरिपद भारती। हाँ, बहुत बढ़िया ओरेटर बंगला में। उतना बढ़िया ओरेटर शायद कोई पैदा ना हो। जी अमिताभ जी, आगे बढ़ते हैं हम। मैं चाहूंगा, जब से आपने पॉलिटिकली होश संभाला, मतलब जब से आपने पॉलिटिक्स को समझना शुरू किया, मैं चाहता हूं कि आप बंगाल की पॉलिटिक्स कैसे आपने देखा। 33 साल तक राज किया बंगाल में, लेफ्ट ने राज किया, अभी ममता जी का राज्य चल रहा है। आप इसको कैसे, हाउ डू यू एनालाइज इट? आप कैसे एनालाइज करते हैं कि पूरा 33 साल तक लेफ्ट जमा रहा और अचानक एक तरीके से बिखर गया, और अब जो है उसको खड़ा होने में बहुत ज्यादा तकलीफें आ रही हैं, और कैसे ममता बनर्जी ने, जिन्हें आपने एक शानदार ऑपोजिशन लीडर बताया है, उन्होंने सत्ता के ऊपर एक अपनी ऐसी पकड़ बना ली कि उनसे मुकाबला
मोदी जैसे लोग जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, और मोदी जो है उनको भी वो, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं धोबी पछाड़, तो धोबी पछाड़ देने का काम वो कर रहे हैं। तो आप इसको हाउ डू यू एनालाइज इट, आप इसको कैसे आप देखते हैं? क्योंकि मैं आपको एक एनालिस्ट के तौर पे देखता हूँ, एक विश्लेषणकर्ता के तौर पे देखता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वो ये विश्लेषण हमारे बहुजन संवाद के दर्शकों तक भी वो जाना चाहिए। तो मैं पहले विश्लेषण लूंगा बंगाल का आपसे, बाद में लूंगा राष्ट्रीय राजनीति का। जी बोलें। मैं क्षमा मांगता हूं आपसे। सवाल आपने ही इतना लंबा किया, उत्तर कितना लंबा होगा मुझे पता नहीं। पहली बात है, मैं बहुत संक्षेप में ही मैं कहूंगा, टू द पॉइंट। पहले मैं आपके साथ थोड़ा डिफर कर लूं। आपने कहा जैसे आप राजनीति का समझा संभाला, मैं अभी राजनीति को भी मैं समझ नहीं पाया हूँ। पॉलिटिक्स इतना डायनामिक सिस्टम है और हर क्षण में इतना बदलते रहता है। कोई अगर समझ ले हम इसको समझ गया है तो शायद वही उसका सबसे बड़ा नासमझ है। तो मैं एक चीज कह रहा हूँ, बंगाल का राजनीति और पूरा देश भर का राजनीति में कुछ अंतर है। लोकतंत्र में देखिए, यूरोप कह रहे हैं हिंदुस्तान में आंशिक लोकतंत्र है, पार्शियल डेमोक्रेसी उसका कहना है। मैंने इसमें कोई बहस करना नहीं चाहता हूँ। बंगाल में कोई कास्ट और रिलीजन का पॉलिटिक्स नहीं हुआ करता। लेफ्ट में क्लास पॉलिटिक्स के बात किया, क्लास स्ट्रगल, जैसा हैव नॉट्स और हैव। जो बंगाल में बंगाल डिवीजन के बाद जो रिफ्यूजीज आ गया ईस्ट बंगाल से, वो हैव नॉट। तो लेफ्ट पॉलिटिक्स उसके साथ खूब अच्छा खाया। तो लेफ्ट बहुत रेजिमेंटेड फोर्स मिल गया था उस समय, जो ईस्ट बंगाल से यहाँ पर रिफ्यूजी होके आए थे, उसके ऊपर जो जो हुआ था। तो लेफ्ट लीडर भी जो थे सब ईस्ट बंगाल का ही बैकग्राउंड वाले नेता थे, सब अधिकतर, सभी जति बसु, बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, सभी वैसे ही है। तो लेफ्ट का एंटीथेसिस है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी कोई आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी नहीं। खूब चर्चा हुआ, खास तौर पे आम आदमी पार्टी आ जाने के बाद, इस देश में आइडियोलॉजी का जरूरत नहीं है। आज समाजवादी कहते हैं आप, अगर हम भी खुद कहें हम समाजवादी है तो टिकर नहीं है लोग। कहाँ क्या समाजवाद है, क्या जरूरत है समाजवाद का? लेफ्ट आइडियोलॉजी भी अब अगर आप सोचे तो ठीक है। तो बंगाल में जो है लेफ्ट पॉलिटिक्स के ऊपर, लेफ्ट बंगाल का जमीन पर जो कास्ट और रिलीजियस पॉलिटिक्स नहीं होने के एक जगह जो था, जो भूमि था, तो उसी के ऊपर वो क्लास पॉलिटिक्स बहुत बेहतरीन किए हैं और लेफ्ट फ्रंट प्रतिष्ठित हो गए। और लेफ्ट फ्रंट जो सीपीएम पार्टी ने हुआ है उसमें भी सोशलिस्टों का हाथ था। अगर जनता पार्टी उस समय, इतिहास है, लंबा इतिहास है, नहीं होते तो लेफ्ट इतना आसानी से सत्ता में नहीं आ सकता है। आज भी लेफ्ट एक डेमोक्रेटिक पार्टी चाहिए, जिसे कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं बंगाल में। अकेले लेफ्ट यहाँ पर पॉलिटिकल सत्ता में नहीं आ सकता है, जो मेरा निजी आकलन है। किसी का किसी का सहारा चाहिए। लेफ्ट रेजिमेंटेड फोर्स, बढ़िया फोर्स, एक्सपेंसिव फोर्स नहीं है। कोई डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ के लेफ्ट एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो लेफ्ट जब 34 साल सत्ता में रहे, तो मैं समझता हूं वो बंगाल के लिए सबसे डार्क पीरियड है। इकोनॉमिक फ्रंट में, सोशल फ्रंट में नहीं है, इकोनॉमिक फ्रंट में बंगाल का जो गिरावट हुआ, मतलब पहले तो वो सेंट्रल के साथ लड़ते रहे, दूसरे ये फोर्स जो है लेफ्ट का जो है, उसका पॉलिटिकल फिलोसॉफी एंड आइडियोलॉजी इज टू डिविजन ऑफ वेल्थ, क्रिएशन ऑफ वेल्थ तो है ये नहीं। तो इसीलिए बंगाल में जो जो कुछ था, वो बंगाल धीरे धीरे नीचे चले जा रहे। आज से 50 साल पहले देश का एक नंबर राज्य बंगाल था, हर दिशा में। अभी वो पिछले दर्जा के राज्य बन गया, वो लेफ्ट के हाथ से बना है। बहुत सारे कारण है। वन ऑफ द मतलब राइटेस्ट एग्जाम्पल है जो लेफ्ट के कारण से हो गया है, और उसका जो एजुकेशनल पॉलिटिक्स है। और ममता का पॉलिटिक्स जो था एंटीथेसिस था।
whatever left has done, Mamta opposed. कुछ भी जो करते थे, तो विदाउट एनी प्रोफेस्ड आइडियोलॉजी पॉलिसीज ममता बनर्जी पॉपुलैरिटी लिए हैं, सत्ता में आ गए। उसका निजी कुछ था, मतलब ममता के सतता, मतलब ऑनेस्टी ममता का, जो था ही नहीं। मेस्मराइज्ड विद द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। अभी बंगाल में जो लूट मच रहा है वो तो अनपैरेलल है। लेकिन 2016 में मैं भी चुनाव में हिस्सा लिया था। आई वाज कैंडिडेट इन 2016, और मैं इसीलिए कह रहा हूं दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। 2014 में मोदी जी सत्ता में आए, भाजपा। 2016 में बंगाल में हुआ तो भाजपा वाज नॉट ए फोर्स रिकॉर्ड विथ, वो था उसका अराउंड 10% वोट था। तो लड़ाई था लेफ्ट कांग्रेस कॉम्बिनेशन के साथ ममता बनर्जी का। उस लड़ाई में हरकंप हो गया ममता बनर्जी का, क्योंकि असेसमेंट था ममता हार रही है चुनाव, लेकिन जीत गई। लेकिन ममता ने पॉलिटिकल, मैं ये समझता हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, शी इज वन ऑफ द मोस्ट कनिंग पॉलिटिशियंस इन द कंट्री। तो ममता ने ट्रैक बदल कर दिया। ममता ने ही बीजेपी को प्रमोट किया बंगाल में। मैंने कह रहा हूँ क्योंकि बीजेपी का पॉलिटिक्स ममता को सूट करता है और ममता का पॉलिटिक्स बीजेपी को सूट करता है। अगर बंगाल में लेफ्ट कांग्रेस आ जाता है तो पूरा एंटी बीजेपी फोर्स बन जाता है, पार्लियामेंट में भी और स्टेट में भी। लेकिन ममता है तो कभी ममता को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। जैसे फर्स्ट पार्लियामेंट में मोदी जी का, ममता का पार्टी हमेशा वॉकआउट किया पार्लियामेंट से अहम मुद्दे पर। तो हम लोग कहते थे, मैं ही पहले ये चर्चा बंगाल में शुरू किया, जो ये भी एक फ्रेंड है, ममता इज ऑल्सो ए क्लासिक फ्रेंड ऑफ बीजेपी, और ममता को भी सेट करता है बीजेपी का पॉलिटिक्स। अगर कांग्रेस, सोच लीजिए, कांग्रेस एकदम पावर लेके आ जाता है दिल्ली में और सिंगल हैंडेड विदाउट सपोर्ट ऑफ ममता बनर्जी मिनिस्ट्री फॉर्म करता है, तो तृणमूल कांग्रेस विल ऑटोमेटिकली डेसिमेट टू कांग्रेस, जो मेरा निजी कहना है। तो बंगाल में ममता का मजबूरी है बीजेपी, बीजेपी का मजबूरी है ममता बनर्जी, जब तक बीजेपी बंगाल में ममता को हरा के खुद को नहीं बैठा सकते। तो दोनों का ही पॉलिटिक्स सूट करता है, दोनों फ्रेंडली कॉन्टेस्ट में है। बंगाल में ममता का एडवांटेज यही है, बंगाल में करीब 30%, अभी बंगाल में कास्ट और रिलीजन वोटिंग में पिछले 2016 साल के बाद 8 साल में बहुत टिल्ट हो गया। जो पढ़े लिखे का क्लास है उसमें पढ़े नहीं है, मतलब कास्ट और रिलीजियस वोट। इसमें कैंपेन भी हुआ था पिछले चुनाव में, असेंबली चुनाव में 2021 में, नो वोट टू बीजेपी, शायद आपको याद है। हर जगह पर ह्यूस्परिंग कैंपेन हुआ, लोग कहते थे किसी को भी वोट दो भाई, भाजपा को वोट मत डालो, नो वोट टू बीजेपी। बीजेपी, जब प्रशांत किशोर ने कहा था, बाद में कहे जो तो 100 नहीं पार करेगा, अमित शाह कहते अगले बार 200 पार। बंगाल में 294 सीट है बंगाल में। तो यही स्थिति है। मुसलमान वोट 30% है, पूरा 85% ममता के पक्ष में। और ममता ने सोशल स्कीम किया है, उसका पार्टी का बेनिफिशियरी है। जो लोग तृणमूल कांग्रेस का खूब कमा रहे हैं, सबका अलग अलग चेहरा बदल गया है, वो लोग है तृणमूल के साथ, ममता के साथ। और ममता का सोशल स्कीम जो सीपीएम नहीं कर पाए 34 साल में, वो सोशल स्कीम एकदम नीचे स्तर तक पहुंच गया है। औरत को लक्की भंडार, अभी कांग्रेस भी कह रहे हैं हम इतना पैसा देंगे उतना पैसा देंगे, एक सेंटेंस में मैं खत्म कर देता हूँ। तो महिला के, गरीब महिला को अगर महीना में 500 रुपया उसका हाथ में पहुंचा देते, उसका हस्बैंड भी नहीं देते पैसा, तो ये भी ममता का बड़ा सक्सेस है। तो क्या है, गरीब लोगों के पास एकदम, बंगाल गरीब हो गया लेफ्ट के समय से, लेफ्ट के इस पर, और गरीब को ममता ने दिया, वेल्थ क्रिएशन नहीं किया। अमिताभ जी, आपने लेफ्ट के बारे में जो बोला, अगर लेफ्ट का आप कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मानते बंगाल की पॉलिटिक्स में, क्योंकि आपने ये कहा कि वो पीछे चला गया, तो आपको क्या लगता है कि 33 साल तक वैसे ही बने रहे? आखिरकार चुन करके आए, लोगों ने चुना, बार बार चुना,
तो वो तो पॉलिसी के आधार पर ही चुना जाता है ना। और बंगाल के अंदर तो ये कहा जाता है कि लोग बड़ा सोच के समझ के और वैचारिक स्तर पर करते हैं। और कम से कम 33-34 साल तक यहाँ पर जाति का सवाल और धर्म का सवाल, ये जो दो एक बहुत बड़े डिवीजन हैं पूरे समाज के अंदर, देश के अंदर, वो डिवीजन तो बंगाल के अंदर उस तरीके से दिखलाई नहीं पड़ा जो कि अब दिखलाई पड़ता है बहुत विद्रूप तरीके से पूरे देश में। और बंगाल के अंदर भी अब जो जिसे बढ़ावा देने का काम बीजेपी ने किया, तो आप कहना चाहेंगे? क्योंकि ये कहना कि भाई एजिटेशनल पॉलिटिक्स करते हैं, तो एजिटेशनल पॉलिटिक्स तो विपक्ष के अंदर जो भी है वो करता ही है। तो जो एजुकेशनल पॉलिटिक्स अपने आप में एंटी डेवलपमेंट पॉलिटिक्स है, यही तो मोदी की थ्योरी है पूरी, है ना। कल जो है मेधा पाटकर जी को एक ऐसे केस के अंदर जो है डिफेमेशन के केस के अंदर सजा या दोषी माना गया है ना, जिस व्यक्ति ने खड़े होकर के उनके ऊपर हमला कराया था, वीके सक्सेना, जो कि वो बना हुआ है अभी वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर बना हुआ है ना। तो अब उसके अंदर तो मोदी की पूरी थीसिस यही है। और ये जो लोग हैं वो तो यही है कि भाई एंटी डेवलपमेंट लोग हैं, जो एजिटेशन करने वाले लोग हैं। और आप मुझे बताइए कि कुल मिला के नंदीग्राम और सिंगूर, ये दो जो है लैंड एक्विजिशन के, ये दो आंदोलनों ने ही लेफ्ट की सरकार को मुख्य तौर पर ध्वस्त करने का काम किया। और ये दोनों आंदोलन जो है वो तो लीड किए थे, पीपुल्स मूवमेंट ने लीड करने का काम किया था, जिसका लाभ जो है ममता बनर्जी को मिला। तो आप मतलब एंटी डेवलपमेंट अगर लेफ्ट को आप मानेंगे या उस विचार के लोगों को मानेंगे, तो पूरे देश के स्तर के ऊपर आप देखिए, फिर वही वाली बात आएगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ये आपका सवाल बहुत लंबा है। अच्छा देखिए, एक नैरेटिव और माहौल के ऊपर चलते रहता है। देखिए, जब वो जनता दल हुआ, जनता पार्टी के बाद जनता दल हुआ, और लालू यादव, मैं बहुत 2-3 सेंटेंस में खत्म कर दूंगा। लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। तो लालू जी बिहार के लिए क्या काम किए, मतलब वो गिनना बहुत मुश्किल है क्या क्या किए हैं। तो लालू जी का कहना था, देखो मिसिर जी ने, मिसिर बाबा में ने जो उड़न खटोला खरीदा है, और ये भैंस में चढ़ने वाला लालू वो उड़न खटोला में चढ़ रहा है। लोग खुश थे उसी में। तो ये कास्ट स्ट्रगल का एक नमूना था। तो 15 साल लालू ने विकास या डेवलपमेंट का कोई मुद्दा रखे नहीं, ये नैरेटिव बात करता था। तो वो सफल हो गए 15 इयर्स। उसके बाद नीतीश जी आए, जो कह रहे सुशासन बाबू, मैं इसका डेवलप कर रहा हूं। मैं एकदम राजनीतिक बात कर रहा हूं। बंगाल में भी सीपीएम के समय क्लास स्ट्रगल, मतलब भूमि सुधार, देखिए सबसे कम जमीन है इस देश में, बंगाल में, इन कंपैरिजन टू पॉपुलेशन। जो सबसे पॉपुलेटेड राज्य जो है केरला, पहले बंगाल था, भी केरला सरपास किया है। केरला और बंगाल लगभग एक ही है पर स्क्वायर किलोमीटर। सबसे अधिक आबादी कहाँ है? बंगाल में है। लेकिन चाइना में भूमि सुधार हुआ, लेफ्ट ने भूमि सुधार किया। लोग समझते थे, अभी लेफ्ट का सीपीएम को पूछिए भूमि सुधार के बारे में आपका क्या कहना है, सीपीएम कभी भी भूमि सुधार का सवाल ही नहीं ले आते। लेकिन 34 साल में 30 साल भूमि सुधार के ऊपर। ज्योति बाबू को क्यों हटाया गया? ज्योति बाबू को हटाया गया था, सीपीएम पार्टी ने हटाया। तब उसका सीपीएम का सेक्रेटरी अनिल विश्वास थे, कहते मस्टर स्ट्रोक, जो त्रिपुरा में निपन चक्रवर्ती को हटाने के बाद वो रिवोल्ट हो गया, निपन चक्रवर्ती रिवोल्ट कर दिए। बंगाल में ना ज्योति बाबू रिवोल्ट किए, ना ज्योति बाबू का लोग बड़े पैमाने में, छोटा छोटा रिवोल्ट हुआ। जैसा सैफुद्दीन चौधरी, समीर पुत्तुंडू, लोगों को ज्योति बाबू का आदमी कहा जाता था। तो इकोनॉमिक फ्रंट में, अगर आप कहें सामाजिक फ्रंट में, पिछले हुए लोग, क्लास आइडेंटिफिकेशन के लोग का अगर स्थापना किया तो सीपीएम ने किया है, उसका प्लस पॉइंट था। लेकिन मैंने आपको कह दिए थे, आर्थिक रूप से बंगाल का सत्यानाश हो चुका सीपीएम के समय में। मैं भी उसको बरकरार रहता हूँ। मोदी जी का जो सक्सेस हुआ है, मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी कभी कहे नहीं, वो खुद बोले थे हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। लेकिन ही वॉज नॉट कमिटेड। वो तो कमिटेड क्या था? राम मंदिर कर दिए, 370 कर दिए, फिर 3 तलाक कर दिए, और अभी यूनिफाइड सिविल कोड, एनआरसी, सीए सब कर देगा। उसका तो सिंपल नैरेटिव है।
देखो हम हिंदू है, हम यहाँ पर हमारा हिंदू तकलीफ में है, हम यहाँ सेकंड ग्रेड सिटीजन है, फायदा सब मुसलमान दे रहे हैं। अभी मोदी क्या कर रहे हैं, मोदी जी जो देखो अगर कांग्रेस आ जाए और ये लोग आ जाए, इंडी जोट कहता है, तो ये लोग क्या करेगा, राम मंदिर में ताला लगा देगा, बाबरी मस्जिद खोल के राम मंदिर में ताला लगा देगा, 370 उठा देगा। मुसलमान लोग जाके रास्ते में उतर के हिंदू को मारना शुरू कर देगा। तो मोदी जी खुद कह रहे हैं, प्रधानमंत्री देश का। तो एक एक नैरेटिव क्रिएट होता है और नैरेटिव के ऊपर से एक पॉलिटिकल हवा बनता है, चलाते रहते हैं लोग। जब नैरेटिव खत्म हो जाता है लोग, मैं समझता हूँ अभी ये भी मैं संक्षेप में कह देता हूँ, यूथ अभी सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन पूरा देश भर में नहीं हो रहा है। आप तो देश घूम रहे हैं, हम भी थोड़ा बहुत जगह गया। बिहार के यूथ कामकाज के बारे में पूछ रहे हैं, अग्निवीर जो उसका है उसके बारे में पूछ रहे हैं। हरियाणा का नहीं पूछ रहे हैं। हरियाणा का किसान आंदोलन के बारे में कह रहे हैं, हरियाणा पंजाब के लोग, गांव के लोग कह रहे हैं, शहर का नहीं। बोले यहाँ तो बहुत विकास हो रहा है। तो एक एक जगह महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र मराठा अस्मिता, लोग समझ रहे क्या हो गया भाई। हाँ, ये कह रहे हैं बाल ठाकरे का बेटा असली बेटा नहीं है, वो असली नहीं है। ये तब असली कौन है? उद्धव ठाकरे भी पूछ रहे हैं तो असली कौन है बताओ। लोग समझ रहे हैं। उड़ीसा में जाके नवीन पटनायक के बारे में पर्सनल अटैक कर दे मोदी जी, तो मैं नहीं जानता हूँ क्या स्ट्रेटेजी है उसका। और उसका जो सबसे बड़ा मुखपात्र है वो बोला खुद जगन्नाथ जी मोदी का भक्त है। रिपरकेशन हो गया, न केवल उड़ीसा में हुआ, बंगाल में हुआ। नैरेटिव क्रिएट करना चाहते, वो दिखाने चाहते थे देखो मोदी जी जगन्नाथ जी के इक्वल है या बड़ा है, मैं नहीं जानता हूँ क्या नैरेटिव। तो एक एक नैरेटिव पॉलिटिकल पार्टी के लोग तैयार करते हैं। अमिताभ जी, अब तो मोदी जी ने कहा है कि वो ईश्वर के दूत हैं और उन्हें हाँ, ईश्वर के दूत है। हाँ, वो उद्धार के नैरेटिव लिए, वो तो जैसे तैयार करना अंग्रेजों है। को, अंग्रेज ये कहते थे कि हम यहाँ पर आए हैं इस देश का उद्धार करने के लिए, है ना, वो भी देवदूत थे इस देश हाँ के ठीक, लिए, ऐसे ठीक। मोदी जी भी देवदूत हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि तिवारी जी के कुछ प्रश्न है, मैं चाहूंगा कि तिवारी जी इसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन एक बात ये जरूर कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। आपका हर व्यक्ति का एक सपना होता है, क्योंकि एक तो ऐसे लोग होते हैं कि भाई ठीक है, खाओ पियो और अपना मौज करके अपनी जीवन में अधिक से अधिक संपत्ति कमा करके अपनी पीढ़ी का इंतजाम करके चले जाओ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो समाज के लिए, देश के लिए कुछ सपना देखते हैं। तो आपका उस तरीके का क्या सपना है नहीं, जिसे सपना आप आगे बढ़ाना देखिए, चाहते हैं, जिससे आप समाज में या देश के लिए कंट्रीब्यूट कुछ करना चाहते हैं, देखिए है ना? सपना इसके आगे सपना तिवारी जी सवाल करेंगे। नहीं, जी। नहीं सपना मैं बोल देता हूँ। मैं कभी नहीं सोचता हूँ मैं सपना देख के कुछ करता हूँ। आई एम ए फुट सोल्जर। मैं फुट सोल्जर, मैं तो हमेशा स्ट्रगल करते करते आगे बढ़ा हूँ, बढ़ भी रहा हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ ये मैंने अभी इस उम्र में आके तो मैं नहीं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री कुछ बनने का कोई ख्वाहिश तो है ये नहीं। मैं समझता हूँ कम से कम अगले पीढ़ी के लोग आगे आए, और मैं अगर कोई पॉजिटिव सोच मेरे पास है तो मैं उस पॉजिटिव सोच उसके बैटन के तहत उन लोगों को हाथ में देना चाहता हूँ जो लोगों के लिए काम करे। और सही सोच, देखिए आपने जब कहा था राजनीति समझ, मैं अभी भी कह रहा हूँ पॉलिटिक्स इज ए डायनामिक सिस्टम और डायनामिज्म होना चाहिए। और मैं इसी में कोई चर्चा नहीं करते हैं, इसका चर्चा करना हमारे लिए एकदम जरूरी है, अनिवार्य है। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के नेता थे और वो कोई फौज का कमांडर बन गया। ये ट्रांजिशन, नेता का ट्रांजिशन तभी बन सकता है जब उसका ओपन माइंड होगा। अगर रेजिमेंटेड माइंड रहेगा तो वो नहीं जा सकता है। देश दुनिया में कहीं भी नेता, ये माओ से तुम कहिए, अगर पढ़ा जाए देखा जाए दुनिया का, ये चे गुएवारा कहिए, जो जो रिवोल्यूशनिस्ट लीडर थे, जब वो ट्रांजिशन हुआ तब वो अपने हिसाब से खुद को बदल दिया और सारे चीज को बदलने का कोशिश किया, जहां ममता बनर्जी का फेल्योर हो गया मैं समझता हूँ। बंगाल के जो अब बात करते, जो वो एक मतलब अपोजिशन लीडर, फैंटास्टिक अपोजिशन लीडर, थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन सके। मैं पूरा उसका भ्रष्ट ये वो नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन यह नहीं हुआ।
जो शायद सुभाष चंद्र बोस में हम देखा है, जो ट्रांजिशन था, बड़े बड़े नेताओं के पास थे, उस समय में थे, मैं उसको देखा हूं। तो अभी मैं जो चाहता हूं कोई सपना नहीं है, ये तो मेरा कर्म भूमि है, मैं कर्म करता हूं, मैं ये बातें करते जाऊंगा, मैं बात करते जाऊंगा। जो राजनीति करना है उस राजनीति में सब समान है, कोई हिंदू मुसलमान जाति पाति नहीं है, ये समाजवादियों का शिक्षा है। और दूसरी बात है, जो पिछड़े हुए लोग हैं उसके हाथ में अगर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उसके हाथ में ताकत नहीं आता है तो ये देश टिकेगा नहीं। तो यूरोप विद इन इंडिया, आप 30-35 करोड़ लोगों को आप 140-50 करोड़ आबादी के भीतर ताकतवर बना देते हैं, और बाकी लोगों को 2 रुपया का चावल देके या उसको 5 किलो का अनाज देके आप उसको लिए भलाई कर रहे हैं, ये देश नहीं टिकेगा, ये समाज नहीं टिकेगा, ये मेरा निजी आकलन है। तो पॉलिटिक्स जी मैं नीड्स जी रिडिफाइंड। जी और एक सेंटेंस आपको मैं कहना चाहता हूं डॉक्टर साहब, जो समाजवादी जिसको कहा जाता है, उसको रीडिफाइन करना चाहिए समाजवाद का अर्थ, जिसे सीपीएम ने नहीं किया है। सीपीएम ने अगर पुतिन कर सकता है तो बंगाल का, हिंदुस्तान का कम्युनिस्टों ने नहीं किया है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और जो समाजवादी कहता है वो भी नहीं किया है। लूप होल हमने बनाया। हिंदुस्तान में धर्म जो है वो रूट में बैठा हुआ है, लेकिन हम धर्म को मार्क्सियन एंगल से देखा इंडियन सोशल डेमोक्रेट ने। उसी के तहत भाजपा जो मंडल कमंडल का लड़ाई में, कमंडल आगे बढ़ गया, मंडल पीछे चला गया। अगले दिन में क्या होने जा रहा है, राहुल गांधी अभी मंडल के भाषा में बात कर रहे हैं। लेकिन ये सोचना चाहिए आइडियोलॉजी के बेस में, कभी सोचा नहीं। हम जनता दल किया है, जनता दल यूनाइटेड के में किया है, मैं नेशनल कमेटी में रहा हूं, लेकिन मैं अपने पार्टी में भीतर भी नहीं बात क्या कर सके या लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके ये बात करने के लिए। देखो, आप रिलीजियन को आप किस एंगल से देखते हो, लोगों के सामने रखो। नहीं रखोगे तो आज भाजपा ने क्या किया, धर्म को यूटिलाइज करके सत्ता में आ गया। आप इतना आसानी से जी जी भाजपा को आप खत्म नहीं कर सकते। जी सत्ता से इसको हटा चर्चा को सकते आगे हैं, लेकिन बढ़ाते हैं हम भाजपा लोग। रहेगा नहीं। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि सोशल जस्टिस तो कोर इशू हिंदुस्तान में समाजवादियों ने ही बनाया है, और वो कोर बिल्कुल। इशू आगे भी बनेगा जब तक कि वो गोल अकम्प्लिश नहीं हो जाता, जिसके साथ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी जुड़ा हुआ है। तो डॉक्टर तिवारी जी, आप, क्योंकि अब केवल जो है जी 7 मिनट रह गए हैं, जी 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 ओनली अमिताभ 7 जी, मिनट। नमस्ते तिवारी जी, नमस्ते। हम लोगों ने देखा कि आपके रगों में समाजवादी आंदोलन दौड़ता रहा है और आज भी दौड़ रहा है। और जहां तक हम समाजवाद की बात करें तो समाजवादी आंदोलन में लेफ्ट भी है, राष्ट्रवादी, समाजवादी, तरह तरह की धाराएं हैं। और एक हम देखते हैं कि समाजवादी आंदोलन जो कुछ भी है वो ये जो आरएसएस की विचारधारा है उसके अगेंस्ट खड़ा होता है। भारतीय जनता पार्टी की धारा तो आरएसएस की धारा चलता है, लेकिन इसको भी समाज में अपने आप को परिचित कराने के लिए, समाज में अंदर घुसने के लिए इसको भी समाजवाद का सहारा लेना पड़ा। और आपको याद होगा इसने गांधीवादी समाजवाद करके भाई ये लोग अंदर प्रवेश किए। और लेकिन ये समाजवादी आंदोलन के बीच से जो समाजवाद के हार्डकोर हुआ करते थे, जॉर्ज फर्नांडीज, हम तो ये कहते हैं कि अगर जॉर्ज फर्नांडीज इनके साथ न खड़े हुए होते तो शायद ये भारतीय जनता पार्टी और ये सांप्रदायिक राजनीति करने वाले लोग शायद इतनी गहरी पकड़ नहीं पड़ा पाए। और नीतीश कुमार जी भी समाजवाद के ध्वजवाहक हैं, आगे बढ़ करके उसको लीड करते हैं। और जनता दल यू आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित पूरा करने का काम उन्होंने किया। और वो जिस तरीके से उलट पुलट करके आज की तारीख में भी अपने आप को बर्बादी की हद तक पहुंचा करके भी भारतीय जनता पार्टी को वो खुराक देने का काम कर रहे हैं। तो यह जो समाजवाद का, इसको आप विचरण कहेंगे या ये समाजवाद का पोषण करना आप मानेंगे? देखिए, अभी एकदम जनता दल यूनाइटेड को मतलब विचारधारा का दृष्टिकोण से आप डिफेंड नहीं कर सकते।
जेडीयू को आप नहीं कर सकते हैं, जैसे आप शायद समाजवादी पार्टी को भी नहीं कह सकते, आप आरजेडी को भी नहीं कर सकते। अभी प्योर समाजवादी दृष्टिकोण से काम करने वाले, चलने वाले राजनीतिक पार्टी कोई नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं नीतीश कुमार जी का जो निर्णय है, पॉलिटिकल निर्णय है, वो एक जगह पर है, एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय जो है वो अलग जगह है। बिहार में बहुत बिहार आगे दर्जे का राज्य हो गया, मैं नहीं मानता हूं, कोई कहेगा भी नहीं। लेकिन बिहार जैसा था नीतीश जी का पहले, वो बिहार अभी नहीं है, ये निश्चित है। और इंक्लूसिव ग्रोथ जिसको कहे जाता है वो क्या है, मैंने एक बात और भी आपको कहना चाहता हूं। देखिए, स्वामी विवेकानंद का एक कहना था, जो जनहित में अगर हमें जहन्नुम में जाना है तो हम जाएंगे, ये स्वामी विवेकानंद कहते थे। जरूरी नहीं है हमको सन्यास लेना है, कहते थे हम नहीं, अगर जनहित में, अगर लोगों के हित में, अगर हमको जहन्नम में जाना है तो हम जाएं। अगर नीतीश कुमार को पलटी राम कहा जाता है, मैं उनका पार्टी के आदमी हूं, वर्कर हूं, मैं कह रहा हूं, मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अगर नीतीश कुमार जी बिहार के हित के लिए और समाजवादियों को बचाने के लिए अगर जहन्नम में जाए और काम करे, तो इतिहास उसका विचार करेगा, हम अभी विचार नहीं कर सकते। जिस समय जज साहब ने समता पार्टी बना के भाजपा के साथ गए, तो एक तो ब्रॉड एग्रीमेंट तो बना था ना, 370, फिर राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद, फिर ये सब विषय में सिविल, यूनिफाइड सिविल कोड, 4 अहम मुद्दा था। ये मुद्दा भाजपा आगे नहीं बढ़ा सकता है, शायद आपको याद है। तो तब वो एनडीए बना और जज साहब कन्वेनर बने। अगर एक शेर को आप बकलस देके आपका घर में आप पाल सकते हैं तो क्या तकलीफ है? तकलीफ उसी जगह पर है जब वो शेर आपको खा ले। आज शेर आपको खाने का स्थिति में आ गया है, खा भी लिया है। लेकिन मैं समझता हूं हिंदुस्तान की जनता बहुत जागरूक है, मैं सम्मान करता हूं, और इस चुनाव में हिंदुस्तान की जनता अपने हिसाब से काम कर देगी। तो जो डर हमें पैदा हुआ है, हम राजनीतिक वर्कर है, पॉलिटिकल वर्कर, हम चुके हैं सर, हम चुक गए हैं, मैं मानता हूं। और उसमें मेरा, हम लोग का 2 मिनट का वक्त है। ये कि आज की राजनीति के ऊपर आपके चुनाव का क्या नतीजा आ सकता है, इसके ऊपर केवल 2 मिनट का वक्त है। मैं ये समझता हूँ जो पार्लियामेंट में एकदम, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं जो अपने इस हिसाब से जो बात कह रहा हूँ, मैं समझता हूँ ये हंग पार्लियामेंट की तरफ जा रहा है, ये मैं समझता हूँ। अभी जो चुनाव हो रहा है, आज 6th फेज चल रहा है, ये हंग पार्लियामेंट चल रहा है, हंग पार्लियामेंट की तरफ जा रहा है, एकदम हंग पार्लियामेंट। जी, मैं अमिताभ जी एक सवाल आपसे, समाजवाद का ही ये एडवांस रूप आता है साम्यवाद, और साम्यवादियों से और समाजवादियों में इतना ज्यादा कंट्राडिक्शन हो गया कि दोनों आमने सामने करके दोनों ही ये नहीं, ये बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या इसमें कोई ये सामंजस्य का बिंदु आप देख पाते हैं? नहीं, अभी देखिए, अभी जो क्लास स्ट्रगल और कास्ट स्ट्रगल, ये दोनों साम्यवाद और समाजवाद, इसी में ही हम सोच सकते हैं। अभी हिंदुस्तान के हिसाब से दोनों बहुत इनसिग्निफिकेंट हो गए, पूरा देश के राजनीति में बहुत इनसिग्निफिकेंट हो गए। तो अभी दोनों जीरो ऐड होने से भी कुछ नहीं होता है, दोनों जीरो माइनस होने से भी ऐड कुछ नहीं होता है। मैं समाजवादियों को रीथिंकिंग के लिए मैं अपील करता हूँ, रीथिंकिंग, हिंदुस्तान की जमीन में क्या होना चाहिए। समय समाप्त हो गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो योगदान है आप